हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी यह मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। तो आज हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आप बताएंगे थॉर्नडाइक। कौन है? तो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनमें हम थॉर्नडाइक के ऊपर चर्चा करेंगे कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो आपसे पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। अब अधिगम के जो सिद्धांत है, आपसे पूछा अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया आपसे पूछा। तो आप बताएंगे भैया अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग क्या कहलाया? एक भाग तो कहलाया व्यवहारवाद, व्यवहारवाद कहलाया। दूसरा भाग क्या कहलाया? दूसरा भाग कहलाया संज्ञानवाद, संज्ञानवाद। अब आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की, तो हमने आपको बताया कि व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वॉटसन करते हैं। कौन? तो जेबी वॉटसन के द्वारा की गई व्यवहारवाद की स्थापना। जब हमने जेबी वॉटसन का नाम सुना तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो काफी बार पेपर में पूछी गई, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आप बताएंगे भैया कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम होता है बिहेवियरिज्म। कौन है? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इनकी पुस्तक जो काफी बार यूपी टेट में पूछी गई है, सी टेट, एस टेट इत्यादि टेट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की, आप बताएंगे व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वॉटसन करते हैं। अब जेबी वॉटसन की पुस्तक का नाम बताएं तो कहेंगे बिहेवियरिज्म होता है। अब व्यवहारवाद तो हो गया, अब संज्ञानवाद समझते हैं। संज्ञानवाद क्या है? तो संज्ञानवाद होता है, संज्ञानवाद की स्थापना मैक्स बर्दीमर करते हैं। कौन करते हैं? मैक्स बर्दीमर संज्ञानवाद की स्थापना करते हैं। अब संज्ञानवाद के अंतर्गत क्या है? तो संज्ञानवाद आपसे एक सिद्धांत पढ़ा होगा कोहलर का, वह क्या होता है? वह प्रत्यक्षीकरण पर जोर देता है। तो पहले हम व्यवहारवाद को समझते हैं, उसके बाद हम संज्ञानवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और हम आपके लिए नोट्सों को भी तैयार कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी आपको। तो व्यवहारवाद होते हैं। तो आपसे पूछा कि व्यवहारवाद जो है, हमने आपको व्यवहारवाद बताया। व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत दिए? तो व्यवहारवाद की स्थापना बताई थी हमने जेबी वॉटसन। एक तो यही आ गए, जब यह स्थापना करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, यह होंगे कौन? जेबी वॉटसन। अब जेबी वॉटसन के बाद कौन सा नाम आता है? तो जेबी वॉटसन के बाद आता है नाम बी.एफ. स्किनर का। स्किनर का आता है। एक और नाम आता है पावलोव का। क्या नाम आता है? पावलोव का नाम आता है। एक और नाम आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक को हमने आपको बताया कि बोलते क्या है, किसके जनक बोलते हैं? तो थॉर्नडाइक होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ये है नाम। इसके अलावा बहुत से नाम है यह, परंतु यह काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको कोई सिद्धांत पेपर में दिया गया और आपसे पूछा गया कि सिद्धांत से, वह सिद्धांत देकर पूछ लिया गया कि वह सिद्धांत किसने दिया? व्यवहारवादियों ने दिया या संज्ञानवादियों ने? तो हम पहचानेंगे उस सिद्धांत को कैसे? क्योंकि व्यवहारवादियों ने कुछ चीजों पर बल दिया। तो आइए व्यवहारवाद किस पे बल देता है देखते हैं। तो व्यवहारवाद कहता है कि भैया पूर्णावलन। कौन सा? पूर्ण बलन पर जोर देता है। अब आपसे पूछा गया व्यवहारवादी जोर देते हैं, यानी कि व्यवहारवादियों का एक सिद्धांत पूर्णावलन का सिद्धांत। आप कहेंगे पूर्णावलन तो मतलब व्यवहारवादियों ने, तो व्यवहारवादियों ने दिया था। अब एक आपसे पूछा गया किसका? अनुक्रिया का। इनके सिद्धांतों में अनुक्रिया भी मिलेगी। क्या मिलेगी? अनुक्रिया भी मिलेगी। अब आपने एक और शब्द देखा कि अधिगम हो, पूर्णावलन हो गया, अनुक्रिया हो गई, अभिप्रेरणा भी तो होगी। अब प्रेरणा आएगी। क्या आएगी? अभिप्रेरणा आएगी। अभिप्रेरणा आ गई। अब एक और आपसे कहा गया पूर्णावलन, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा। अब बताएंगे भैया हमारा उद्दीपक रह गया है, क्योंकि व्यवहारवादी उद्दीपक के पीछे बहुत जाते हैं। क्या होता है? उद्दीपक। अगर आपसे पूछा जाए व्यवहारवादी जोर देते हैं, आप बताएंगे पूर्णावलन पर जोर देते हैं, अनुक्रिया पर जोर देते हैं, अभिप्रेरणा पर जोर देते हैं और उद्दीपक पर जोर देते हैं। अब व्यवहारवादी इन सब चीजों पर जोर देते हैं। आपसे पूछा गया पूर्णावलन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे व्यवहारवादियों ने दिया।
अब आपसे पूछा जाए अभिप्रेरणा जो शब्द होता है भाई किसने प्रयोग किया अपने सिद्धांतों में, आप बताएंगे कि जो व्यवहारवादियों ने प्रयोग किया। उद्दीपक होता है, उद्दीपक के तौर पे हम इसके ऊपर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे क्योंकि यह हमें समझ में आ गया। उद्दीपक, अनुक्रिया और पूर्णावलन और अभिप्रेरणा ये अगर समझ में आ गए तो हमको व्यवहारवादियों के संपूर्ण सिद्धांत, अधिगम के संपूर्ण सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। तो आगे की क्लास, यही क्लास में हम आगे फिर इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कि व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि भैया अधिगम कैसे होता है। व्यवहारवादियों ने बताया होगा कि अधिगम कैसे होता है, तो व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम होता है धीरे धीरे। अधिगम कैसे होता है, तो अधिगम होता है कैसे, धीरे धीरे अधिगम होता है, धीरे धीरे अधिगम होता है। अधिगम कैसे होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है। जब धीरे धीरे होता है तो धीरे धीरे को हम और क्या बोल सकते हैं, तो व्यवहारवादियों ने दूसरी भाषा में इसको कहा कि अधिगम यंत्रवत होता है। अधिगम कैसे होता है, इसी को हम यंत्रवत बोल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम यंत्रवत होता है। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम कैसे होता है तो आप बताएंगे अधिगम, व्यवहारवादियों ने कहा कि अधिगम तो धीरे धीरे होगा। और इसी को हम दूसरी भाषा में आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवादियों ने ऑप्शन में देके आपसे पूछ दिया अधिगम यंत्रवत होता है, कौन लोग मानते थे, कौन सी बात से संबंधित थे, आप बताएंगे कि भैया व्यवहारवाद से संबंधित थे। वह कहते थे कि अधिगम अचानक नहीं होता, अधिगम स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हम पहले हमने यहां तक सीखा, पहले हमने यहां तक सीखा, फिर अगले बार में उसमें लाइन में हम यहाँ तक सीखेंगे, मतलब पहले हम ये सीखेंगे फिर ये सीखेंगे। हमारी प्रक्रिया ये नहीं चलेगी कि अचानक से जाकर हम समस्या का समाधान ढूंढ लें या यहाँ पर पहुंच जाएं। हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा, तभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अचानक से नहीं पहुंच जाते। तो यह कौन कहते हैं, यह व्यवहारवादी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवादियों के अनुसार कि अधिगम कब हमें पता चलेगा कि हमारा अधिगम अच्छा हो रहा है, अधिगम, तो व्यवहारवादी बताते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमारा अधिगम कब अच्छा हो रहा है। तो अधिगम तभी अच्छा होगा, कब, तभी अच्छा होगा जब हमारा अनुबंधन अच्छा होगा, जब अनुबंधन अच्छा होगा। हाँ, अब वो क्या है अनुबंधन, यह जो विशेष शब्द है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि अनुबंधन कहते किसे हैं। तो व्यवहारवादी अगर आपसे पूछा जाए कि यह हम किसने अनुबंधन के ऊपर जोर दिया, आप बताएंगे व्यवहारवादी अनुबंधन के ऊपर विशेष तौर पे जोर देते हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि जब हमारा अनुबंधन अच्छा होगा तभी हमारा होगा क्या अच्छा, अधिगम अच्छा होगा। तो इतना आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और जो समझ में ना आया हो, यदि आपको राइटिंग में भी कुछ लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, हम वो चीजें सुधारने की कोशिश करेंगे। और राइटिंग थोड़ा सा गंदा है उसको एडजस्ट करिएगा। तो अब हम संज्ञानवादियों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया, पुस्तक बताइएगा कौन सी, बिहेवियरिज्म। अब बताएंगे कि पुस्तक किसकी है, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि वह बिहेवियरिज्म जो काफी महत्वपूर्ण है किसकी पुस्तक है। और हो सकता है शायद जल्दी ही हमको सुपर टेट भी देखने को मिले। संज्ञानवाद, आपसे पूछा क्या संज्ञानवाद, हमने आपको बताया था क्या कि संज्ञानवाद के जनक बताया था, तो आप बताएंगे संज्ञानवाद के जनक मैक्स वर्दीमान। ये कोई अलग नहीं है, ये अधिगम के ही अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आते हैं कोहलर। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ चीजों को अलग किया है जो व्यवहारवादियों से अलग बनाता है। कोहलर हो गया, मैक्स वर्दीमर हो गया, कोफुका हो गया, कुफ्का और हमारा कर्ट लेविन। कुट लेवन, अब आपसे एक कुट लेवन है, ये सब ये पहले तो संज्ञानवाद से जुड़े रहे परंतु बाद में ये अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक फील्ड थ्योरी दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फील्ड थ्योरी किसने दी, आप बताएंगे संज्ञानवादियों ने दी। जब हमने संज्ञानवाद पढ़ा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो हम ये भी समझते हैं इसमें जीन पियाजे का भी नाम आता है, इसमें जीन पियाजे का नाम आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। सीटेट में जीन पियाजे
और लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आपसे कंफर्म है, 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की से। बस वो घुमा के पूछते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जब हम जीन पियाजे को पढ़ाएंगे तो काफी बड़ा सिद्धांत है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का, छोटा नहीं है, तो हम उसमें सब चीज को समाहित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमने तो देखा संज्ञानवाद, संज्ञानवाद की स्थापना मैक्स बर्नौली करते हैं, अब आप पहचानेंगे कैसे कि यह सिद्धांत संज्ञानवाद ने दिया, ये किस चीजों पर जोर देते हैं? तो आइए देखते हैं कि यह जोर प्रत्यक्षीकरण पर जोर देते हैं। आपसे पूछा जाए कि यह प्रत्यक्षीकरण पर जोर देते हैं। हमने आपसे एक उदाहरण दिया था व्यवहारवादियों के अनुसार कि व्यवहारवादी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये सीधे यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। ये कहते हैं किसी समस्या का समाधान हमें अचानक ही प्राप्त होता है, हम कोई क्रम से नहीं चलते। तो मतलब ये समस्या समाधान पर जोर देते हैं, यानी कि ये समस्या पर जोर देते हैं। क्या ये समस्या पर जोर देते हैं? अब भैया समस्या का हल तो हम तभी ढूंढेंगे जब हमारे पास बुद्धि होगी। तो मतलब ये क्या कहते हैं कि समस्या प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? हमें प्रत्यक्ष जो चीज दिख रही है, अब उस चीज को देखने में, उस चीज में जो समस्या है उस समस्या पर भी जोर देंगे। अब समस्या का हल हम कब करेंगे? जब हमारे पास बुद्धि होगी। तो हम कहेंगे जो संज्ञानवाद होते हैं वो बुद्धि पर भी जोर देते हैं। आपसे पूछा संज्ञानवाद किस पे जोर देते हैं, आप बताएंगे भैया कि यह बुद्धि पर भी जोर देते हैं। अब यह समस्या पर हो गया। अब आपसे पूछा कि संज्ञानवाद होता है वह संवेदना पर जोर देता है, किस पर? तो संवेदना पर जोर देता है। अब संवेदना क्या है? संवेदना को हम दूसरे शब्दों में चेतना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेतना बोल सकते हैं। और चेतना क्या होती है? किसी मस्तिष्क के बाहर अंदर जो चलता है, यानी कि अब ये चेतना मुख्य रूप से जो अंतर्मुखी बालक होंगे, यह बालक कोई अंतर्मुखी है, इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है हमको पता नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसी चीज को चेतना कहा गया। यानी कि मस्तिष्क के अंदर की स्थिति को चेतना कहते हैं। और चेतना जो होता है संवेदना होती है। अब संवेदना क्या होता है? जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के द्वारा हमको जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क को प्रदान किया जाता है, जो ज्ञान प्रदान किया गया, प्रथम ज्ञान ही संवेदना कहलाती है। और संवेदना को चेतना कहते हैं। हमने बताया चेतना क्या है, जो दोनों शब्द एक ही हैं। तो आइए देखते हैं कि अब संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि अधिगम कैसे होता है। तो संज्ञानवादी हमने आपको बताया कि भैया व्यवहारवादी बोलते हैं अधिगम धीरे धीरे होता है, संज्ञानवादी कहते हैं नहीं, अधिगम धीरे धीरे नहीं, अधिगम होता है अचानक। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अचानक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है? तो अचानक होने वाली प्रक्रिया है। जब अधिगम अचानक प्रक्रिया होती है तो अधिगम कैसा नहीं होगा? हमने कहा था कि जब अधिगम धीरे धीरे होता है तो धीरे धीरे को हम बोल सकते हैं अधिगम यंत्रवत है। जब अचानक हो रहा है तो अधिगम हमारा नहीं होगा। क्या? अधिगम यंत्रवत नहीं होता, यंत्रवत नहीं होता, नहीं होता। क्या नहीं होता? अधिगम, अधिगम हमारा यंत्रवत नहीं होता। किसने कहा? संज्ञानवादियों ने कहा। जब अधिगम हमारा यंत्रवत नहीं होगा। अब अधिगम हमने आपको बताया समस्या समाधान पर जोर देता है। इनका मुख्य रूप से उद्देश्य ही है किसी समस्या का समाधान करना। अधिगम अचानक होता है, हमने आपको बताया अचानक हो गया, यंत्रवत हो गया। यही मुख्य रूप से इनके सिद्धांतों में कुछ बातें हैं। और हमने आपको बताया था समस्या समाधान। तो आपसे पूछा जाए अधिगम किस पे जोर देता है, आप बताएंगे कि अधिगम समस्या समाधान पर भी जोर देता है। अब हम आपसे कुछ बात करते हैं। बात है जो सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं बार बार शब्द। ये शब्द जरूर देखिएगा क्योंकि यह शब्द जो है वो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि जैसे कोई आप प्याज है, ये प्याज है, ये प्याज है, ये कोई प्याज है, इस प्याज को आप काटते हैं। इस प्याज को काटते समय आपसे क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में एक बार कि प्याज को काटते समय हमारी आंखों में आंसू आना किस प्रकार की क्रिया है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या बताएंगे कि प्याज को काटते समय हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वह किस प्रकार की क्रिया है? इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यद्यपि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला शब्द होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जो शब्द है अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा होगा कि प्रत्येक चीज, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उदाहरण के तौर पे आपने किसी व्यक्ति को मारा एक थप्पड़, तो वो व्यक्ति भी आपको थप्पड़ मारेगा। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी जैसा नहीं हो सकता। यानी कि हम जो क्रिया करते हैं, क्रिया के बदले इसको हम लिख सकते हैं क्रिया के
बदले क्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। उदाहरण के तौर पे जैसे अधिगम में जो सिद्धांत होता है थॉर्नडाइक का, यहाँ पे एक लीवर रखा था, बिल्ली ने क्रिया करी और लीवर के ऊपर पैर रखा, इसने प्रतिक्रिया करी, इसने गेट को इस लीवर से कनेक्टेड था या गेट खुल गया। यानी कि अगर बिल्ली ये क्रिया ना करती तो ये प्रतिक्रिया ना करता, जब ये प्रतिक्रिया ना करता तो गेट नहीं खुलता, गेट नहीं खुलता तो बिल्ली को उद्दीपक, उद्दीपक यानी कि रोटी की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रत्येक क्रिया की, क्रिया के बदले क्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रतिक्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं जो 3-4 बार पूछा गया सीटेट में, आपसे पूछा कि सहज क्रिया किसे कहते हैं। कौन सी क्रिया, तो सहज क्रिया, सहज क्रिया किसे कहते हैं। अब यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जन्मजात से जो हमें सीखनी नहीं पड़ती वह क्रिया कौन सी है जो हमें जन्मजात होती है, आप बताएंगे सहज क्रिया। तो सहज क्रिया कैसी होती है, तो सहज क्रिया होती है जन्म से, जन्म से होने वाली क्रिया। इस होने वाली क्रिया, इस क्रिया को हमें क्या नहीं करना पड़ता, इस क्रिया को हमें सीखना नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे एक बंदर होता है, बंदर को हम रोटी छीनना नहीं सिखाते, बंदर जन्म से उसे पता है कि मुझे रोटी कैसे छीननी है। तो मतलब तो बंदर की वही क्रिया क्या कहलाएगी, बंदर की वही क्रिया कहलाएगी सहज क्रिया। अब प्याज जब कटता है, ये हमने आपको उदाहरण बताया कि प्याज से कटने वाली होने जो क्रिया होती है वह सहज क्रिया। क्या प्याज के कटने पर रोना हमें सिखाया जाता है, नहीं। जब प्याज कटेगा, हम प्याज को काटेंगे तो हमारे आंसू अपने आप निकलेंगे, हमारी आंखों में अपने आप रिएक्शन होगा। यह जो रिएक्शन होगा इसी को कहा गया क्या कि सहज क्रिया किसे कहते हैं। तो सहज क्रिया इसी को कहते हैं, यह क्रिया जन्म से होती है, इसे हमें सीखना नहीं पड़ता है। अब आपसे उदाहरण में पूछा जाए तो आप बताएंगे। यह उदाहरण पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन था सीटेट में पूछा गया, और एक बंदर वाला एक बार पूछा गया सीटेट में, यह भी बंदर वाला भी पूछा गया और ये भी। अब तीसरी आती है अनुक्रिया। अनुक्रिया किसे कहते हैं। अब अनुक्रिया जैसे आप एसटेट या यूपी टेट को पास करना चाहते हैं, आप एस टेट और यूपी टेट को पास करना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका क्या है, इसको पास करना आपका लक्ष्य है। अब लक्ष्य को हम बोलते हैं उद्दीपक। अब लक्ष्य को हम उद्दीपक कैसे बोल सकते हैं, जैसे बिल्ली ये थी भूखी, जब हमारी बिल्ली भूखी थी, इसको अपनी भूख मिटाने के लिए दिख रही थी क्या, मृत मछली दिख रही थी, यानी कि इसका हर हालत में इसको प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य था। इसे नहीं पता, इसको थॉर्नडाइक ने नाम दिया उद्दीपक। तो थॉर्नडाइक ने तो इसको नाम दिया क्या, उद्दीपक नाम दिया, और हमने इसको क्या नाम दिया, जो सामान्य बोलचाल भाषा में लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि मनुष्य अपने लक्ष्य यानी कि अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करता है वह अनुक्रिया कहलाती है। अब हमारी भाषा में समझते हैं कि हम एस टेट और यूपी टेट को पास करने के लिए जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, क्रिया रूपी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ना हो गया हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारी कहलाएगी क्या, अनुक्रिया। क्योंकि पढ़ाई में हम करेंगे अनुक्रिया ही तो करेंगे, और क्रिया कब होगी, जब हम मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट को क्या कहते हैं, क्रिया, और क्रिया रूपी को क्या कहते हैं, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया। तो हमने आपको यह लिखवाने की जरूरत नहीं, हम समझते हैं कि क्या एस्टेट अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली क्रिया ही अनुक्रिया कहलाती है। एक और चीज है जो हम आपसे चर्चा करते हैं, यह जो हमारी अगली क्लास आने वाली है थॉर्नडाइक के ऊपर, हम आपको उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यूपी टेट हो या एस्टेट हो या रीट हो या एमपी टेट, कोई सा भी टेट हो, थॉर्नडाइक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2019 में इतना अच्छा पेपर आया, उसमें भी थॉर्नडाइक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे पूछा गया कि अनुक्रिया और उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक क्या है और अधिगम क्या है। तो आपने कहा यह हमारी अनुक्रिया है, यह हमारा उद्दीपक है। तो हम अधिगम को समझते हैं इसमें कि अधिगम कहते किसे हैं। अनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेमुलस, अनुक्रिया को सॉरी हम रिस्पॉन्स बोलेंगे, और उद्दीपक को हम स्टिमुलस बोलेंगे, आरएस। अब देखिए हमने आपको बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया ही अनुक्रिया कहलाती है। तो हमें यहाँ पे समझा, और उद्दीपक हमारा लक्ष्य है। उद्दीपक क्या है, हमारा लक्ष्य। यहाँ पे हम क्रिया करेंगे, कोई मनुष्य है या क्रिया कर रहा है,
तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने पे जो क्रिया करी जाती है उसे उद्दीपक बोलते हैं। जब यह क्रिया एक बार में कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, कोई व्यक्ति एक बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जब वह एक बार में लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, बार बार अनुक्रिया करेगा, और बार बार अनुक्रिया करने से उसके उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बनता है। जब यह संबंध बनेगा, इस संबंध को कहा गया है, इस संबंध को अनुबंधन कहा गया। आपसे पूछा जाए कि अनुबंधन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है यह अनुबंधन कहलाता है। और अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन को हम अधिगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो अनुबंधन को हम अधिगम बोलते हैं। अब जितना मजबूत हमारा, थॉर्नडाइक ने कहा है कि जितना मजबूत हमारा अनुबंधन होगा उतना ही मजबूत अच्छी हमारी क्या होगी, उतनी ही अच्छी हमारी अधिगम होगी, या उतना ही अच्छा हमारा अधिगम होगा जितना मजबूत हमारा अनुबंधन होगा। अब आपने अधिगम को समझा, अनुबंधन को समझा। यद्यपि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।